हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेकंड चैप्टर शुरू किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है एसेट्स। बच्चे, एसेट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक एंटरप्राइज ने ऑन की होती हैं, जिसको कि उन्होंने ख़रीदा होता है, इसीलिए ताकि वह उसको बिज़नेस में यूज़ करके उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके। तो आप इसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने बिज़नेस शुरू किया है तो उसके लिए हमारे पास बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, और कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, कंप्यूटर है। तो इन चीज़ों का बेनिफिट हमें जो है आज भी मिलेगा और फ्यूचर में भी हम उनको यूज़ करके उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह एसेट्स का मतलब है कि किसी भी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो बेटा, एसेट्स जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं बच्चे? जो ये नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो या तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनको ख़रीदते हैं, या फिर हम उनको बिजनेस ऑपरेशन में उनको यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। तो ये एसेट्स जो है वो हम रीसेल करने के लिए जो है वो नहीं खरीदते। इन एसेट्स को हम बिज़नेस में लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? फर्स्ट है फिक्स एसेट्स। बेटा, फिक्स एसेट जो होती हैं वो हमारी बिजनेस एंटिटी की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो एंटिटी द्वारा हेल्ड की जाती है, परचेज़ की जाती है। तो जो फिक्स एसेट्स होती हैं बेटा वो टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है हमारे पास, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो बिज़नेस में ये जो चीज़ें हैं इनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस है और इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और इनको यूज़ करने से हमारी बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो इसी तरह बेटा इनटेंजिबल एसेट है। जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी किसी तरह की कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको टच नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें उनका जो बेनिफिट है वो मिलता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है जैसे गुडविल है, रेपुटेशन जो बिज़नेस की होती है, जो भी उन्होंने अपने एफर्ट से कमाई है, अपना नाम कमाया है, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें अपने उस नाम का जो है बेनिफिट मिलता है। हमारे जो रिलेशन हैं अपने कस्टमर के साथ, हमारी जो डीलिंग है उनके साथ, किस तरीके से हम डील करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक तरह की मतलब इमोशनल चीज़ें हैं जिसको हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर इनका हमें बेनिफिट जो है बिज़नेस को मिलता है। तो इसी तरह बेटा कई तरह के राइट्स होते हैं हमारे पास। तो वो राइट्स और अधिकार भी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। तो बच्चे, इसके अलावा जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी होती हैं। जैसे हमारे पास एक्सेस फाइनेंस था, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया ताकि हम उससे अर्निंग जो हैं वो कमा सकें। तो जो अगर हमने उन इन्वेस्टमेंट को एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने पब्लिक को या थर्ड पार्टीज़ को किसी तरह के लोन और एडवांसेस भी दिए हैं, ये भी इंटरेस्ट अर्न करने के लिए हम देते हैं,
और इनका भी पीरियड अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। तो इससे भी क्योंकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ होती है, हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में इससे यहाँ पे अर्निंग होती है, तो ये भी हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं। इसी तरह कुछ और भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिसको कि बिजनेस में जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह बच्चे नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली जो है वो रेगुलेट करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और हम इसको लंबे समय के लिए बिज़नेस में यूज़ करते हैं और इसकी वजह से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो बच्चे नेक्स्ट जो हमारी एसेट है वो है करंट एसेट। बेटा करंट एसेट्स जो हैं वो इसीलिए जो है परचेज़ की जाती हैं ताकि हम उनको शॉर्ट पीरियड में ही कैश में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने गुड्स परचेज़ की हैं तो गुड्स में पैसा हमने इसीलिए इन्वेस्ट किया है ताकि हम उनको रीसेल करके उनको कैश में कन्वर्ट कर सके। तो इसी तरह अगर हमने अपनी जो सेल की है वो उधार की है, क्रेडिट पे सेल की है, तो जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल की है वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो हमारी एसेट, करंट एसेट होते हैं, क्योंकि उनसे भी हमने कुछ समय बाद, जितना भी पीरियड हमने उनको क्रेडिट का पीरियड दिया है उसके बाद हम उनसे कैश रिसीव करेंगे। तो इसीलिए इस पे भी जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है वो भी कैश, शॉर्ट पीरियड में कैश को कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो इस तरह जो करंट एसेट्स होती हैं वो हमने इसीलिए उस पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उसको एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही उसे कैश में कन्वर्ट कर सके। वैसे नॉन करंट एसेट्स भी हम इसीलिए जो है हेल्ड करते हैं ताकि हम उसको, उनसे जो है अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, उस पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकें। पर उसमें जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में वापस नहीं आता, बल्कि काफ़ी 1 साल से ज़्यादा समय में वो हमारे पास वापस आता है। तो करंट एसेट्स पे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही हमारे पास कैश में कन्वर्ट होके वापस आ जाता है। तो बेटा जो नेक्स्ट जो एसेट है वो है फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चे ये एसेट्स ना तो टेंजिबल एसेट्स होती हैं ना ही इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये एक तरह के बच्चे हैवी लॉसेस होते हैं जो अगर किसी साल में हो जाते हैं, किसी अकाउंटिंग पीरियड में हो जाते हैं तो हम उनको उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि उस लॉस को एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करके उसको जो है डिवाइड करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। मतलब ऐसे लॉसेस जो कि हमने अभी तक रिटर्न ऑफ ना किए हो, जिनको अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो किया है, उस लॉस को हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो बच्चे जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं हमारी, वो हमारी बैलेंस शीट में शो होती हैं और करंट एसेट्स भी बैलेंस शीट में शो होती हैं और फिक्स एसेट्स भी बैलेंस शीट में ही शो की जाती हैं। ये हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो बेटा जो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है रिसीव्स। रिसीव्स एक तरह का अमाउंट जो बिजनेस रिसीव करता है उसको बोलते हैं। तो ये वो अमाउंट हो सकता है जो हमने रिसीव किया है, जहाँ फिर अभी रिसीव करना है। किस केस के बदले में? जहाँ गुड्स सेल की हैं हमने, जहाँ एसेट सेल की हैं, या फिर हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो अगर हमने इन तीनों में से किसी की वजह से भी हमारे पास कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है, हमें जहाँ अभी हमने रिसीव करना है, तो उसको हम रिसीव्स बोलते हैं। बच्चे ये 2 तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसीव्स एंड कैपिटल रिसीव्स। जो रेवेन्यू रिसीव्स होती हैं बेटा, वो हमारे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हमारा बिजनेस का है उसी की वजह से हमें रिसीव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी जो सेल से हमारे पास पैसा आएगा वो हमारी रेवेन्यू रिसीव्स होंगी। तो अगर हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, गुड्स सेल की हैं,
सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी वजह से जो पैसा हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीव्स। तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम शो की जाती हैं और इनकम जो है वो क्रेडिट शो की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चे जो नेक्स्ट रिसीप्स हैं वो है कैपिटल रिसीप्स। बेटा ये वो वाली रिसीप्स होती हैं जो हमारे बिजनेस, जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड नहीं होती। हमने जो भी अमाउंट रिसीव किया है या अभी रिसीव करना है वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एसेट सेल की है, हमने लोन रिसीव किया है, तो ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हमारा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ, मान लो कि हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है गुड्स की सेल करना, तो उसके अलावा हमारे पास अगर एसेट की हम सेल करते हैं किसी वजह से, चाहे वो पुरानी हो चुकी है, अब यूज़लेस है, किसी भी वजह से हम एसेट को सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा, या अगर हमने कोई लोन लिया है तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो ये लोन लेना भी हमारा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह की जो रिसीप्स होती हैं बेटा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्स। ये जो है हमारी अर्निंग कैपेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती। कैपिटल रिसीव्स बेटा हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर हमने लोन रिसीव किया तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और अगर हमने एसेट कोई सेल की है तो उसकी वजह से जो भी कैश हमारे पास आएगा उसको हम कैश में शो करेंगे, तो कैश हमारी एसेट्स है तो आती हैं। बच्चे जो नेक्स्ट हमारी आइटम, बेसिक आइटम है वो है एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर एक तरह का अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट, जो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, चाहे वो हमारी एसेट्स को ख़रीदने से रिलेटेड हो, चाहे गुड्स को ख़रीदने से रिलेटेड हो, या फिर कोई सर्विसेज हमने रिसीव की हैं उससे रिलेटेड हो। मतलब किसी भी तरह का अमाउंट अगर हमने खर्च किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। बेटा ये 3 तरह के होते हैं। तो जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही रिसीव होता है, उन एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लो हमने रेंट पे किया है इस साल का, या फिर मंथ वाइज पे कर रहे हैं, तो अब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनुअल रेंट ही शो करेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, हमने सैलरीज पे की हैं वर्कर्स को, हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, तो इस तरह के खर्चे जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो बच्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो खर्चे होते हैं जिनकी वजह से कि हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है कि हमने एसेट परचेज़ की, मान लो बिल्डिंग परचेज़ की है, फर्नीचर परचेज़ किया है, हमने कंप्यूटर परचेज़ किया है, तो इस तरह के खर्चे से हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और इनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बल्कि काफ़ी सारे अकाउंटिंग पीरियड्स में इनका बेनिफिट हमें मिलता है। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बच्चे ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम होते तो वो रेवेन्यू नेचर के हैं, पर हम उनको हैवी अमाउंट में खर्च कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें उनका बेनिफिट काफ़ी सालों तक मिलता है। तो इसीलिए हम उनको जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ नहीं करते बल्कि उनको नंबर ऑफ इयर्स में रिटर्न ऑफ करते हैं, जितने सालों तक हमें उस खर्चे का बेनिफिट होना होता है। तो हम उनको, मान लो कि इसकी एग्जांपल होती है एडवर्टाइजमेंट
एक्सपेंसेस। मान लो हमने ऐड के लिए काफ़ी सारा अमाउंट खर्च कर दिया है, तो अब उसका बेनिफिट हमें 4-5 सालों तक मिलेगा। तो हमने जितना भी खर्चा किया है हम उसको 5 सालों में, जितने साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलना है, हम उसको डिवाइड करके उसको जितना भी 1 साल का जो है खर्चा आ रहा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है कि उसको डेबिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एज ए एक्सपेंस। तो जो हिस्सा अभी हमने बेटा शो नहीं किया है या रिटर्न ऑफ नहीं किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम जो है वो एसेट साइड शो करेंगे बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एक्सपेंसेस। बच्चे एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए करते हैं। तो इसकी जो बेटा बेनिफिट होता है इन खर्चों का वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है। जैसे हमने पीछे एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने उसकी टाइप्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया है, ये वही है। तो एक्सपेंसेस वर्ड हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स होती हैं जैसे सैलरीज, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जिसका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं मिल सकता, पर ये बहुत ही ज़रूरी खर्चे होते हैं जो कि हमारी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो बच्चे इन खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो बच्चे ये 2 तरह के हो सकते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस है जो हमने करंट पीरियड में एडवांस पे कर दिए हैं और इनका बेनिफिट हमें करंट पीरियड में नहीं मिलेगा बल्कि आने वाले किसी 1 साल में या 2-3 सालों में मिलेगा। तो ये एडवांस खर्चे होते हैं। तो बच्चे क्योंकि हमने एडवांस में इनको पे कर दिया होता है तो ये करंट पीरियड की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के तौर पर शो किए जाते हैं। तो समझ लगी बच्चे, जो एडवांस खर्चे हमने करंट पीरियड में पे किए हैं जिनका बेनिफिट हमें करंट पीरियड में नहीं मिलना बल्कि आने वाले 1 साल में या 1-2 सालों में हमें उसका बेनिफिट मिलना है, तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा ये एक्सपेंसेस करंट पीरियड से रिलेटेड होते हैं पर उनको हमने पे नहीं किया होता करंट पीरियड में, तो इस तरह ये हमारी लाइबिलिटी होते हैं, अमाउंट पेएबल होते हैं जो कि हमने पे करना था पर पे नहीं कर पाए किसी वजह से। तो ये हमारे बेटा करंट पीरियड से रिलेटेड खर्चे होने के कारण इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये अमाउंट पेएबल है हम इसको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के तौर पे भी शो करेंगे। तो इस तरह जो एक्सपेंसेस बेटा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रीपेड जो एडवांस में पे कर दिए जाते हैं और आउटस्टैंडिंग जो कि हमने हमारे करंट पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं पर हमने पे नहीं किए होते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो है इनकम। बेटा इनकम को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्रॉफिट है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है अर्न किया है, पर ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये उससे थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है जो कि जिसमें कि काफ़ी सारे इनकम्स ऐड होती हैं ऑपरेटिंग हमारी एक्टिविटीज़ के अलावा भी। जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमें प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं, पर इनकम में जो भी टोटल हमारे पास रेवेन्यू होता है और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है हम उसको बोलते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इनकम इंक्लूड होती है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने 5 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है, एसेट्स, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और इनकम।